इट्स एन एम्प्लॉयमेंट। अगेन यस आपने सर। कस्टमर केयर सर्विस एक सेटअप करा है, दैट्स एन एम्प्लॉयमेंट अगेन। सो यू विल गेट टू नो कि इसमें इट्स नॉट अ वेरी क्लीन डिफरेंशिएशन। Many a times one particular business setup will tell it कि यार it can be clubbed under business as well as it's giving employment. So overlap है और होंगे ही होंगे। The bigger the business, the overlap will happen. For example, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिस्किट था जैसे, अब यहाँ पे केवल ये कॉल किया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिस्किट, इसलिए ये बिजनेस है, ठीक है। बट इस पूरे इकोसिस्टम की अगर जब मैं बात करूं, तो इसमें बिजनेस के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी होगा, बिकॉज देयर विल बी मेनी पीपल हु विल बी देयर ऑन दी फैक्ट्री वर्किंग। नाउ डिपेंड्स अपॉन वो फैक्ट्री कितनी बड़ी है, छोटी है, लार्ज स्केल, मिड स्केल, सो बहुत फैक्टर्स होते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन दोज फैक्टर्स you will be able to identify, but this will give you some hands, some amenities in order to differentiate कि यार हर बिजनेस को मेरे को किस लेंस से देखना है। सर फिर मॉल जो है, मॉल भी बिजनेस? मॉल, सर जब हम कपड़े का मॉल वॉल हो गया, या ऐसी ग्रोसरी मॉल होगी, बिजनेस? हाँ। सो अगर आप देखोगे कि आपका जो मॉल हुआ ना, सॉरी, सर जैसे कि आपने बोला ना, वही मैं बोल रहा हूँ, आपका मतलब जो कि मॉल जैसे। हुआ, आपका मॉल एक प्लेस हो गया। वो प्लेस पे वो एक बी टू बी बिजनेस होता है, उसको हम बिजनेस टू बिजनेस बी टू बी कहते हैं। क्योंकि मॉल, मैं जो कंज्यूमर हूँ, मैं उस मॉल में एक दो शॉप पे जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वहां पे नाइकी का शोरूम है, वहां पे एडिडास का शोरूम है, वहां पे फूड्स खाने के बहुत कुछ है, वहां पे शॉपिंग का बहुत कुछ है। मैं एज ए इंडिविजुअल उस स्पेसिफिक शॉप पे जाऊंगा और वहां से कुछ खरीदूंगा, ठीक है। तो वो हो गया मेरे लिए। देन जो मॉल है, वो मॉल के लिए कस्टमर कौन है? उस मॉल के लिए कस्टमर होते हैं जो आपका इस तरह के ब्रांड्स हो गए, जो वहां पे वो शॉप लेंगे, वहां पे अपने शॉप को स्टैब्लिश करेंगे और मॉल के साथ एसोसिएट होंगे, ठीक है। तो मॉल इज अ बिजनेस सेंटर फॉर दीज ब्रांड चैनल्स। ओके। सर ये ओके नेटवर्किंग से सर। काउंट होगा क्या? नेटवर्किंग इज अ पार्ट, इट्स अ चैनल। वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपने एक बिजनेस टू बिजनेस, हम लोग दो तरह की बात करते हैं, एक बी टू बी होता है, एक बी टू सी होता है, और आजकल के वर्ल्ड में एक बी टू डी भी आ गया है। सो बी टू बी इज कॉल्ड बिजनेस टू बिजनेस। सर एक B2C भी होता है ना? हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, तीन हो गया ना, बी टू बी, बी टू सी एंड बी टू डी। सो बी टू बी होता है बिजनेस टू बिजनेस, समथिंग लाइक जैसे मॉल आप बता रहे हो, इट्स अ बी टू बी चैनल। मॉल मेरे जैसे या आपके जैसे इंडिविजुअल बंदे के पास नहीं जाएगा, वो एक बिजनेस ओनर के पास जाएगा, एक बिजनेस के पास जाएगा कि आप आओ और अपना शॉप यहाँ पे खोलो। तो उसके लिए टारगेट ऑडियंस एक बिजनेस हो गया, तो हेंस इट्स कॉल्ड अ बी टू बी। बी टू सी क्या हो गया कि फॉर एग्जाम्पल मैं एडिडास हूं, मेरे को अपना शूज सेल करना है, मैं आपके और मेरे जैसे इंडिविजुअल के पास टारगेट करूंगा। तो एडिडास का टारगेट कंज्यूमर क्या हो गया? एक इंडिविजुअल, वहां पे हम उसको कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर, बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर, तो ठीक एक है। बार और कीजिए। सॉरी, B2C। बी टू सी का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। सो मैं अपने बिजनेस को एक कंज्यूमर के पास लेकर जा रहा हूं। सो आई एम टेकिंग माई बिजनेस टू अ कंज्यूमर, इट्स कॉल्ड अ बी टू सी, ठीक है। और एक आजकल आता है बी टू डी, सॉरी, एक थर्ड होता है डी टू सी, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। तो पहले क्या होता था, केवल बी टू बी और बी टू सी चलता था, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर। जहां पे मैंने एक शॉप खोल लिया, वहां शॉप पे आके इंडिविजुअल लोग शॉपिंग कर रहे हैं, मेरे से किराना का सामान खरीद रहे, दीज आर कॉल्ड बी टू सी। और बी टू बी इज मोर अबाउट आई एम टॉकिंग टू बिजनेस, आई एम टॉकिंग टू ऑर्गेनाइजेशन, आई एम टॉकिंग टू कॉर्पोरेट्स। मेरे जो टारगेट है वो इस तरह के एक समअप है, नॉट अ इंडिविजुअल पर्सन, वो बी टू बी है। और डी टू सी आजकल क्या होता है, ये जो पूरा डिजिटल वर्ल्ड ग्रो हो गया हमारे अराउंड, और वहां पे जितना भी बिजनेस हो रहा है, और वहां पे बिजनेस आप डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जा रहे हो, तो उसको हम डी टू सी कहते हैं, विच इज कॉल्ड डायरेक्ट टू कंज्यूमर, डी टू सी, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। तो आप अपने बिजनेस को डायरेक्ट कंज्यूमर तक लेकर जाते हो, ठीक है।
तो वो D2C होता है, Okay, इसको sir. डिजिटल स्पेस में कहते हैं. बट ठीक है गाइस, लेट्स नॉट डाइग्रेस. दीज आर आउटसाइड the first premise, so I'm not getting into too much. Okay, so we just studied about the three forms of economic activities, which are business, profession, and employment. Now getting into a little more about industry. Okay, so industry के बारे में अब इसके नीचे देखते हैं कि इंडस्ट्री में क्या है. So how they are classifying industry. So industry can be classified majorly into four different factors. One is extractive industry, second is genetic industry, third is manufacturing industry, and fourth is construction industries. ठीक है, तो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के अंदर दो पार्ट आ जाएगा. वन वुड बी कॉल्ड एन इंडस्ट्री, जहां पे एक पूरा सेटअप होगा. सेकेंड विल बी कॉमर्स. सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है. Yes, sir. ठीक है, तो आई विल जस्ट रीड, आई विल जस्ट लीव फ्यू थिंग्स फॉर यू टू रीड ऑल्सो, कि इंडस्ट्री को आप थोड़ा पढ़ लेना. ठीक है, और हमारे पास बेसिकली ये चार तरह की इंडस्ट्री होती है. सो हम इंडस्ट्री को बेसिकली वेरियस फैक्टर्स पे क्लासिफाई कर सकते हैं. सो बेसिस ऑन द नेचर ऑफ एक्टिविटी वी क्लासिफाई इंडस्ट्री बेसिस दीज फोर. सो नेचर ऑफ एक्टिविटी, वहां पे क्या क्या एक्टिविटी हो रही है उसके नेचर पे आप चार तरीके से आइडेंटिफाई करते हो इंडस्ट्री को. फर्स्ट इज एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री, सेकेंड इज जेनेटिक इंडस्ट्री, थर्ड इज मैन्युफैक्चरिंग, एंड फोर्थ इज कंस्ट्रक्शन. एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री इज मोर अबाउट व्हेन यू आर एक्सट्रैक्टिंग समथिंग, जैसे हम माइनिंग करते हैं. ओके, Yes, sir. Like mining of coal and oils. बिल्कुल, माइनिंग ऑफ मिनरल्स जो आप पहाड़ों से करते हो. सो दोज थिंग्स आर कॉल्ड एक्सट्रैक्शन, because you are extracting something from the natural resource. Second is called genetic industry. Genetic industry is more about reproduction from plant or reproduction from Cattle, animals. Okay, fish, yeah, fish. Third is फिर manufacturing, and manufacturing everyone knows ki manufacture karna. And fourth is construction. Construction is construct karna, something like a flyover, road, bridge, etc. सो इन दिस टेबल यू विल सी एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री में हमारा माइनिंग आता है, हमारा फार्मिंग आता है. फार्मिंग इज आल्सो एक्सट्रैक्शन ऑफ फूड्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स. सो बेसिकली नेचुरल रिसोर्स से आप कुछ एक्सट्रैक्ट करते हो, उसको आप एक्सट्रैक्शन कहते हैं. फिशिंग, क्वायरिंग आई डू यू गाइज अंडरस्टैंड क्वायरिंग क्या कहते हैं? क्वायरिंग का मतलब क्या होता है? विच इज द फोर्थ पार्ट हियर. ओके, सो क्वायरिंग मीन्स बेसिकली आप जो सैंड निकालते हैं रिवर बेड से, या फिर आप सॉइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. सो दीज आर कॉल्ड क्वायरिंग एक्टिविटीज. ओके, सेकेंड वाज जेनेटिक, Yes, sir. वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट नर्सरीज होते हैं आजकल प्लांट्स के. फिश कल्चर, कैटल ब्रीडिंग, पोल्ट्री फार्म्स. ठीक है, सो दीज आर जेनेटिक इंडस्ट्रीज. Manufacturing, everyone knows, no need to tell anything. And construction, everyone knows. So these are four type of industries based on their what? Nature of activity. किस तरह की activity है. Now, industry can also be divided, classified basis the nature of goods produce. ठीक है, वहां पे किस तरह की गुड्स प्रोड्यूस हो रही है. कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज है, प्रोड्यूसर गुड इंडस्ट्रीज है. It can also be classified level of the investment, like heavy industries hai, light industries hai. We all know, right? Then size of the activity, small scale industries, large scale industries, area of operation. So these are not more much of the important. The only four important pillars were these four, which I have told you in details. ठीक है, just go through this. और ये read कर लेना आप लोग. Okay. Now,
we studied about industry. अब कॉमर्स क्या होता है? So, commerce is basically a link which establish between the consumer and the goods. So, जो भी goods है, सामान है, और जो भी consumer है, जो उस सामान को यूज करते हैं, उसके बीच का जो भी इकोसिस्टम है, उसको हम कॉमर्स कहते हैं. ठीक है? ओके सर. Yes, sir. ओके. सो कॉमर्स के अंदर बेसिकली आपको एक होता है ट्रेड. ओके. और सबसे इम्पोर्टेंट, ओके, सो टू थिंग्स. ट्रेड में एक मेरा होता है इंटरनल ट्रेड और एक मेरा होता है एक्सटर्नल ट्रेड. एक्सटर्नल ट्रेंड। करेक्ट. सो इन इंटरनल ट्रेड यू ऑल नो इट्स कॉल्ड होलसेल ट्रेड और अ रिटेल ट्रेड. ठीक है. तो होलसेल वेयर यू बाय थिंग्स इन बल्क, एक लार्ज क्वांटिटी में आप चीजें खरीदते हो, और रिटेल जहां पे आप सिंगल सिंगल पीसेस भी खरीद सकते हो. यस सर। So, not getting into details, just go through it कि what are the benefits of wholesale and retail. ये तो आप अपने common सर sense से ऑलमोस्ट बता जानते सकते हो, बचपन से हमें पता है ये सब चीजें. हैं। जी सर। एक्सटर्नल ट्रेड्स 3 तरीके की होते हैं. पहला जिसको हम इंपोर्ट कहते हैं, Yes, जो sir. हम बाहर से Import. अपनी कंट्री के बाहर से चीजों को मंगवाते हैं, उसको इंपोर्ट कहते हैं. एक्सपोर्ट, तो यहाँ से वेल, बाहर भेजते हैं। करेक्ट, जब हम यहाँ से बाहर गुड्स को सेल करते हैं. सर री एक्सपोर्ट मतलब जो बाहर से भी लाते हैं और बाहर से भेजते हैं, मतलब कच्चा माल बाहर से लाते हैं और पका के बाहर भेजते हैं, री एक्सपोर्ट। हाँ, वो भी कह सकते हैं कि जैसे मान लो मैं इंडिया हूँ, मैंने माल लिया मलेशिया से और मैंने उस माल को बेच दिया अफगानिस्तान में. यस सर। ठीक है. तो मे बी उसको मैंने थोड़ा प्रोसेस किया और Yes. उसको सेल कर दिया, तो उसको री एक्सपोर्ट कहते हैं. बहुत Yes. बार री एक्सपोर्ट उसको भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का जो आप नीचे का साउथ का मैप देखते हो, वहां Yes, पे sir. आप देखोगे कि वहां पे हम लोग सी से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है. तो अब हो सकता है कि मेरे को कुछ सामान है जो मैं चाइना से लेकर आया इंडिया में, और इंडिया से मैं नीचे साउथ श्रीलंका में भी भेज दिया उसी सामान को, विदाउट डूइंग एनी फर्दर मैन्युफैक्चरिंग और सर प्रोसेस, अक्सर होता है ऐसा ना। रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो Yes, sir. उसको भी री एक्सपोर्ट कहते हैं. री एक्सपोर्ट मतलब पहले इंपोर्ट किया फिर एक्सपोर्ट कर दिया. Yes, sir. अब उसके बीच में Okay, sir. प्रोसेस किया या नहीं किया, डिपेंड्स अपॉन कि मैं क्या गुड कर रहा हूँ, क्या सर्विसेज में हूँ, क्या बिजनेस में हूँ. Yes, sir. These are self-explanatory, nothing big. Okay. Coming to second module, which is called forms of business organization. सर एक बार वेयर हाउसिंग समझा दीजिए। सर ट्रेड के बाद वो एड्स टू ट्रेड भी था सर। Okay. हाँ, sorry. Good point. Who said warehousing समझा दीजिए? ओके सर, थैंक यू। Who said this? सर मी। Praveen. Good. So, इसमें ना इस पूरे मॉड्यूल में, यूनिट में, एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, which we call it risk of dash. Now dash is something which I'm going to fill it. For example, there is a thing called risk of distance. ठीक है. अगर एक सामान मुंबई में प्रोड्यूस हो रहा है और वो दिल्ली में भी कंज्यूम होगा, केरला में भी होगा, पंजाब में भी होगा, ऊपर JNK में भी हो रहा है. अब वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है और मेरे को हर जगह कंज्यूमर है मेरे, तो दिस इज कॉल्ड अ रिस्क ऑफ डिस्टेंस. ओके. एंड रिस्क ऑफ डिस्टेंस को मैं मिटिगेट करता हूं यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन. यस सर, तो हमारे मेरे ट्रांसपोर्ट भी 3 तरीके से होते हैं सर। करेक्ट, रोड वो लैंड, तो एयरप्लेन एंड बोट शिप। करेक्ट. सो बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर वहां पे आएगा आपको एग्जाम में कि हाउ डू यू मिटिगेट द रिस्क ऑफ डिस्टेंस, then you need to write down कि transportation by establishing a good transportation facility. यस सर।
तो Okay, रिस्क sir. ऑफ डिस्टेंस को आप मिटिगेट करते हो बाय एस्टैब्लिशिंग अ गुड ट्रांसपोर्ट. नाउ वेयर हाउस इज बेसिकली अ रिस्क ऑफ टाइम. सो फॉर एग्जांपल, मान लो मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है, मेरा एक बिजनेस है और उस बिजनेस में मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूँ. अब जो कंज्यूमर है वो उसको सुबह भी कंज्यूम कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, शाम को भी कंज्यूम कर रहे हैं, कल भी कर रहे हैं, एक हफ्ते बाद भी कर रहे हैं, इसी इसी ज्योग्राफी में, बट अलग अलग टाइम पे कर रहे हैं. तो मेरे को क्या करना होगा? मेरे को अपने जो प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करना है और उसको एक जगह पे स्टोर करना है, ताकि बेसिस जब लोगों की रिक्वायरमेंट हो मैं उनको वो प्रोडक्ट सप्लाई कर सकूं. सर ये तो एड्स एक टू तरह से एड्स गोदाम कह सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट का एक हाँ, मतलब वेयर हाउस गोदाम को ही कहते हैं. सर ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग ये तो एड्स टू ट्रेड में है ना? सॉरी, एड्स टू ट्रेड में ही है ना सर ये ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग? नहीं नहीं, वेज ऑफ सॉरी, इसमें डिस्टेंस में नहीं है, ये टाइम के लिए होगा. सर जैसे ट्रेड में हमारा एक इंटरनल और एक्सटर्नल था, तो हमारे एड्स ट्रेड में 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट्स सर ये अलग है वो अलग है, तो ये हमारा एड्स टू ट्रेड में आएगा ना सर? हाँ, एड टू ट्रेड में आएगा, करेक्ट, एड टू ओके ट्रेड. सर. सो वहां पे आपका ट्रेड में दो था, जो इंटरनल एक्सटर्नल, वो तो आपके जी पार्ट्स हो गए ट्रेड के, और ये 5 पार्ट है जो आपको एड करता है आपकी ट्रेडिंग करने में. जी सर. पहला थैंक होता है रिस्क ऑफ डिस्टेंस, सेकेंड इज रिस्क ऑफ टाइम, जिसको हम वेयर हाउस को स्टैब्लिश करते हैं ताकि मैं रिस्क ऑफ टाइम को मिटिगेट कर सकूं. इंश्योरेंस, एज द वर्ड सेज, इट मिटिगेट्स द रिस्क ऑफ टेकिंग sir रिस्क. यस finance सर. money. टेकिंग रिस्क बेसिकली सबसे बड़ा इट मिटिगेट्स द रिस्क. यस सर. इंश्योरेंस है, मेरा बिजनेस में अगर फायर हो गया, जल गया, अर्थक्वेक आ गया, रॉबरी हो गई, आई एम सेफ कि भाई इंश्योरेंस इज देयर टू टेक केयर ऑफ माय बिजनेस. ठीक है. बैंकिंग क्या करता है? इट मिटिगेट्स द रिस्क ऑफ फाइनेंसिंग, कि मेरे को अपने पैसे बहुत ज्यादा नहीं लगाने, मेरे खुद के कैपिटल को. सो बैंकिंग विल मिटिगेट द रिस्क ऑफ फाइनेंसिंग, पैसे सर का. बैंक्स आल्सो प्रोवाइड मेनी सर्विसेज रिक्वायर्ड करेक्ट, टू आपको बिजनेस. बिजनेस लोन देता है, आपको अ लॉट ऑफ लोन इट गिव्स यू फॉर योर बिजनेस. तो आपको अपने जेब से पैसे नहीं लगाने होते हैं. यस सर. ठीक है. तो आपका वो रिस्क ऑफ फाइनेंस मिटिगेट करता है बैंकिंग. एंड एडवर्टाइजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि आपने कोई एक प्रोडक्ट बना दिया और आपके कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है, तो आपके प्रोडक्ट को कोई खरीदेगा ही नहीं, कोई कंज्यूम ही नहीं करेगा. तो एडवर्टाइजिंग क्या करता है? इट मिटिगेट्स द रिस्क ऑफ नॉलेज. तो आपके नॉलेज को के रिस्क को, जो लिमिटेशन है, उसको वो मिटिगेट करता है. यस सर. Yes, sir. ठीक है. तो दीज आर द 5 एड्स टू ट्रेड, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस सर. ठीक है, फॉर एनी इंडस्ट्री टू रन एंड फंक्शन प्रॉपरली. सो कभी भी आप कोई अपना नया बिजनेस सेटअप करते हो, सबसे पहले हम ये 5 रिस्क को मिटिगेट करते हैं, कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, उसका वेयर हाउस, जो कि गोदाम आपने बोला, गोदाम, वो होना चाहिए ताकि मैं वहां पे प्रोडक्ट को स्टोर कर सकूं. थर्ड, यस बैंक सर. के साथ होना चाहिए ताकि मेरे अपने कैपिटल उस पर ना हो. फोर्थ, इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि मैं बिजनेस सेफ हो. एंड फिफ्थ, एडवर्टाइजिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले और मेरा डिमांड जनरेट हो. यस सर. तो दीज आर द 5 एड्स टू ट्रेड. ये 5 एड होते हैं टू ट्रेड. ओके सर. ठीक है. और आपके एग्जाम में भी ये इसी तरीके से आएगा. ये देख लो, हिंड्रेंस ऑफ डिस्टेंस, hindrance of time, hindrance of risk. You guys can see this. If they will ask you Yes, sir. hindrance of distance, यहाँ पे nature of business activity क्या होगी, तो you will write transportation. क्वेश्चन सर. This hindrance of time, warehouse. Hindrance of risk, insurance. Hindrance इंश्योरेंस. of finance, banking. Hindrance of knowledge, एडवर्टाइजिंग. Advertising. advertising.
And can someone tell me hindrance of person? Banking. No, No, sir. no, Transportation, sir. no, Insurance. no. Sir, employees. None of these five. It's a sixth thing which is called trade. सो Oh, बेसिकली ट्रेड में आप जो इंटरनल एक्सटर्नल आपने बाइफरकेट किया था कि ट्रेड दो तरह के होते हैं, बट ट्रेड के लिए सबसे पहले आपको लोग चाहिए होते हैं जिसके साथ yes, आप sir. ट्रेडिंग कर Yes, sir, employees. करेक्ट. सो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन इज मिटिगेटेड बाय ट्रेड. दैट्स द Okay, बिजनेस sir. एक्टिविटी. ठीक है, तो यही 6 होते हैं. सर Okay. क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू बेस होगा या फिर क्वेश्चन बेस? Too early to ask. We'll come back to it later. Okay. Okay, guys. Getting to unit 2. It's already 1 hour 15 minutes gone. So we have just 45 Sir, minutes. organization topic रह गया. Yes, sir. Sorry. Sorry, organization. और से 1.6 point organization. वो नहीं, इसमें वो- मैं डिटेल में कवर करूंगा. ये जो सेकंड आपका यूनिट है, जी. forms of Okay, sir. business organization, it has the details of it because we Oh, only have 2 organization hours का- and we have 4 units to cover. So, okay, so today since it's your first class, I am going a little more in details because I just want to give you a little, Sir, basics your of voice this. is breaking. Rahul, can you go on mute, please? Yeah. तो मैं बोल रहा हूँ ये फर्स्ट क्लास है, इसीलिए मैं आपको एकदम बहुत ही बेसिक एक एक चीजों पे बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूँ. बट यू ऑल नो कि आपको इस क्लास के लिए थोड़ा सा पहले प्री रीड करके आना होता है, जी so सर, that it will be more beneficial for you and then in the given time we can cover all of these. ठीक है. So today I am trying to go by one एक एक टॉपिक में सब कुछ इंपॉर्टेंट क्या है मैं कवर कर रहा हूँ. बट Yes, sir. अगली बार से आई विल गो मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल की उसमें मेन की पॉइंट्स क्या है एंड डिटेल्स इज व्हाट यू गाइस. सर वैसे हमारा यूनिट 1 तो कंप्लीट हो गया. Okay, sir. ऑर्गेनाइजेशन में तो हमारे पीछे से जो पढ़ा है उसके बारे में बताया सर. करेक्ट. Okay, so coming to organization. Okay, so organization देखो बेसिकली 4 तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. ठीक है. फर्स्ट इज कॉल्ड अ सोल पार्टनरशिप. सेकंड इज कॉल्ड First is called a sole proprietorship. Second is called a partnership firm. Yes, sir. Third is called a company. And fourth is called a cooperative society. Yes, sir. Okay. Okay, So, sir. आपके जो सोल प्रोप्राइटरीशिप होता है, आई होप बाय द नेम एवरीवन कैन अंडरस्टैंड कि सोल Yes, प्रोप्राइटरीशिप sir. Only one person होता है इसमें सर. only Yes, one. sir. Only one person owner होता है. Correct. Single person, and he is Yes, sir. responsible for all the business taking decision of the company. ठीक है. तो सारे पैसे भी वही लगाता है, सारा रिस्क भी वो उठाता है, सारा डिसीजन भी वो लेता है, और अगर प्रॉफिट होती है तो सारा प्रॉफिट भी वो लेता है. ठीक है. सो सोल प्रोप्राइटरशिप ये होता है. और सेकंड इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन. Yes, sir. Partnership organization is basically when I partner with 2 or more people. So maximum Yes, sir. of partnership organization में maximum person who can come on board is 20. ठीक है. And for any banking sector it's 10. तो अगर कोई बैंकिंग सेक्टर में मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहा हूँ तो वहां पे पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में 2 to 10 पीपल आ सकते हैं. Yes, sir. और अगर बैंकिंग के अलावा किसी भी और इंडस्ट्री में मैं जाके ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहा हूँ तो पार्टनरशिप के अंदर 2 से 20 लोग के बीच में पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है. Yes, sir. ठीक है. इसमें क्या होगा आपका कि अलग अलग स्किल सेट के लोग आते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कैपिटल है, अभिषेक के पास प्रॉब्लम मैनेजरियल स्किल है, किसी के पास ट्रांसपोर्टेशन है, किसी के पास एडवर्टाइजिंग का है. So people depending upon their skill set come on board
and then they do partnership. सर हमारा कैपिटल बिजनेस होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है सर इसमें पार्टनरशिप में। Correct. So these two are called non-cooperative, organization. ठीक है? What's the difference between sole proprietorship and one person company? It's the same, na? Sole proprietorship means it's formed by one person only. So that person has all the capital input, he has all the risk, he has all the profit sharing, he has all the power to take decision of that organization. Okay? वैसे आपकी क्लास कब से चल रही है सर? Sorry? क्लास कब से चल रही है आपकी सर? But क्यों? You have just joined in क्या? बस सर अभी आया, हमें थोड़ी देर पहले 10-15 मिनट पहले। Okay, so the class was from 12 to 2. ठीक है? कितने बजे पे? 2 बजे खत्म हो जाएगी। ओके सर। सर आपने ह्यूमन एक्टिविटीज तो पढ़ा दी होंगी सर? ह्यूमन एक्टिविटीज पढ़ा दिया। ओके सर। अभी इसके पहले वही हो रहा था। सर वैसे तो आता है ऑलमोस्ट, बस यही थोड़ा सा था, आपने कवर करवा दिया सर। Okay, just okay, so coming back to the book, so sole trade organization, इसके मेन फीचर जैसा मैंने बताया, वन मैन ओनरशिप, नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ मैनेजमेंट, नो सेपरेट एंटिटी, एक ही सिंगल एंटिटी, इंडिविजुअल बंदे का रिस्क, इंडिविजुअल रिस्क, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। हाँ, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक चीज और याद रखना कि फॉर एग्जांपल इफ द बिजनेस गोज फॉर अ लॉस, the person can also be asked कि वो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल करे in order to clear the business obligations. ठीक है? Yes sir, लेकिन सर जो वन पर्सन कंपनी होती है उसमें जो ओनर होता है और बिजनेस होता है वो डिफरेंट एंटिटी होती है, तो वो आप मतलब कंपनी की बात कर रहे हो। I will yes come sir, to yes that. sir, one person Right now we company. are talking about a sole proprietorship. ठीक है? Okay sir. यहाँ पे you will be held responsible to even dilute your personal property and then fulfill the obligation of the business, अगर आपका है तो। ठीक है? Moving forward, this is can be skipped. Okay, so partnership firm जो second part था, where I was talking about कि 2 to 10 for a banking and for non-banking it can be from 2 to 20 among 2 to 20 people. ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन्स हो जाता है। टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म, दिस शुड बी एटलीस्ट 2 पर्सन, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन is 10 for banking business and 20 for other type of business. Yes sir. Okay, so these are the main feature. Okay, so now जो आपका पार्टनरशिप फर्म है, that can be classified basis 4 different parameters. First, based on extent of participation. ठीक है? So active partner and sleeping partner. So Sir, now for example, सोल ट्राइडर का मैं फीचर्स याद कर ले तो इतना काफी है ना सर? हाँ, बस आपको इसके फीचर्स, और आप ध्यान से अगर पढ़ोगे तो आपको नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। एक्टिव पार्टनर क्या होगा? इफ अ पार्टनर टेक्स एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। एक्टिव हूं मैं, आप एक्टिव हो, आप उसके मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो यू आर अ एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर, जो यू आर सोच नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। मुझे प्रॉफिट मिलता रहे। हाँ, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, आपने बस अपना कैपिटल को इन्वेस्ट कर दिया उस बिजनेस में, एंड देन आप
उसमें ये डिवाइड, आप उसमें ये कुछ नहीं कर रहे हो कि यार तुम्हें इसका प्रोडक्ट प्राइस ये रखना चाहिए, तुम्हें इस पर्टिकुलर मार्केट में इतने बेचने चाहिए, तुम उसमें कुछ नहीं कर रहे हो, तुमने बस अपना पैसा लगा दिया and then you're not participating in the management of the business. Yes, sir. ठीक है, तो this is called a sleeping partner, which is point number 2. Sleeping partner is also called a dormant partner. Dormant is as good as sleeping. सर क्या हम लोग उन्हें इन्वेस्टर्स भी कह सकते हैं जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं इनकी तरह, स्लीपिंग पार्टनर्स की तरह? नहीं, इन्वेस्टर्स अभी आगे आएंगे। वो डिफरेंट होता है ना? हाँ, investors always have a point to say, and management do go to them to give them कि देखो हमने इतना बिजनेस किया, ऐसे किया, मतलब I will cover it up. So based on, अभी देखो हमने क्या बोला, पार्टनर्स आप 4 तरीके से क्लासिफाई करते हो। पहला, आप ये जरूर समझो कि एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन, आप पार्टिसिपेशन के एक्सटेंट पे उसको 2 तरीके से क्लासिफाई करते हो, एक एक्टिव, एक स्लीपिंग। डोंट गेट इनटू कि मैं इन्वेस्टर को कहाँ डालूंगा। इन्वेस्टर एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन पे मत जाओ। अभी सॉरी, इन्वेस्टर इज अ डिफरेंट क्लब। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन, हम इस 2 बकेट में डालते हैं। सेकंड, बेस्ड ऑन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग के बेसिस पे हम उसको 2 तरीके से डाल सकते हैं। फर्स्ट इज अ नॉमिनल पार्टनर और सेकंड पार्टनर इन प्रॉफिट। ठीक है, सो नॉमिनल पार्टनर क्या होता है कि वो बस अपना नाम देता है आपको। ठीक है, एक बिजनेस में अपना नाम देता है, बट ही इज नॉट शेयरिंग एनी प्रॉफिट। ना ही वो अपना कुछ डे टू डे एक्टिविटी उसमें दे रहा है, ना ही वो मैनेजमेंट को गवर्न कर रहा है, और ना ही उसने कोई कैपिटल इन्वेस्ट किया है। ठीक है, सो ही इज ऑल्सो नॉट इंटाइटल्ड टू शेयर एनी प्रॉफिट, सो ही इज कॉल्ड अ नॉमिनल पार्टनर। Now the second, which is called a partner in profit. So a partner who share the profit of the business without being liable for losses. So आप ये ध्यान देना, ये जो मैं दूसरा बता रहा हूँ पार्टनर इन प्रॉफिट, ये आपके ऑन बोर्ड आया एज अ पार्टनर, बट ही विल ओनली पार्टनर अगर आपका बिजनेस इज मेकिंग अ प्रॉफिट। सो प्रॉफिट अगर हुआ तो वो आपसे आपका अपना शेयर ले लेगा, लेकिन अगर बिजनेस ने कुछ लॉस सफर किया तो वो लॉस कंप्लीटली आपको लेना होगा। वो पार्टनर विल नॉट टेक अ लॉस, ही विल से आई विल नॉट टेकिंग एनी प्रॉफिट, इट विल बी अ जीरो इनपुट, बट अगर लॉस है तो आई एम नॉट गोना पे मोर। ठीक है, सो आप जो अभी जो आप बोल रहे थे इन्वेस्टर्स, नाउ इन्वेस्टर्स कैन बी अ पार्टनर इन प्रॉफिट। मैं एज अ इन्वेस्टर हूं, आपने कुछ बिजनेस किया, मैंने बोला ठीक है आई हैव अ सरप्लस ऑफ मनी, मैंने आपको दिया, मैंने बोला देखो इसमें जो प्रॉफिट होगा वो मैं शेयर करूंगा, बट अगर इसमें लॉस हुआ तो आई एम नॉट गोना गिव यू मोर मनी, दैट इज योर बिजनेस, यू आर रनिंग द शो, यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ इट। तुम्हें उसका कंपनसेशन देना होगा हर किसी को। मैंने तुम्हें इतना पैसा दिया, मेरे को इस पैसे से प्रॉफिट देना तो देना। तो इन्वेस्टर्स का क्या टर्म्स एंड कंडीशन होता है वो वेरी कर सकता है, एंड बेसिस दैट टर्म्स एंड कंडीशन यू कैन पुट हिम under different stages or classification of partners. ठीक है, Okay, now sir. coming to the third part, a partner can be classified basis the liability. ठीक है, कि उसकी लाइबिलिटी क्या है। सो इज इट अगेन लाइबिलिटी के अंदर 2 तरीके के होते हैं, एक लिमिटेड पार्टनर और एक जनरल पार्टनर। ये रहा, ये रहा। ठीक है, so liability of such a partner is limited to the extent of the capital contributed by him. So this is called a limited partner. So it's like कि for example मेरा एक बिजनेस में 10% का शेयर है। ठीक है, सो आई हैव अ लिमिटेड पार्टनरशिप विद दैट बिजनेस। हेलो, Yes, sir. ठीक है, तो माई एक्ट डजंट बाइंड माई फर्म। सो फॉर एग्जाम्पल मेरा 10% का शेयर है मार्केट उस बिजनेस में, और मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल अभिषेक को कि अभिषेक का बिजनेस है, मैं मेरा 10% शेयर है, मैं अभिषेक को बोलता हूँ यार
आप ना अपना ट्रांसपोर्टेशन ना जम्मू कश्मीर पे भी स्टैब्लिश कर लो। बट वो जो फर्म है, फर्म इज नॉट बाइंडेड बाय माय सजेशन, बिकॉज मेरा 10% का लिमिटेड पार्टनरशिप है, अंडर लिमिटेड पार्टनरशिप है। सो मैं सजेशन कर सकता हूं, बट फर्म इज नॉट बाइंडेड कि वो ये करेगा। फर्म विल इवेलुएट ऑल द प्रोज कॉन्स, अपना स्ट्रेंथ देखेगा, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, कॉस्ट देखेगा, एंड बेसिस दैट द फर्म विल टेक अ डिसीजन whether to do or not, but firm is not binded by my recommendation. Okay, now the second part is called a general partner. Limited partner पहला था, and second is called a general partner. So general partner का क्या होता है कि his liability is unlimited and is entitled to participate in the management of the business. ठीक है, सो मेरी जो liability है towards the business would be unlimited. So I will be entitled to participate. So I am entitled to vote for something. For example, the firm says कि हाँ मेरे को जम्मू एंड कश्मीर में ट्रांसपोर्टेशन स्टैब्लिश करना है फॉर एग्जांपल, या एडवर्टाइजिंग करना है, या मेरे को एक नया बैंक से फाइनेंस लेना है। नाउ जितने भी जनरल पार्टनर्स होंगे ऑन बोर्ड, नाउ दोज विल डिसाइड टुगेदर वेदर दिस हैज टू बी डन और नॉट। ठीक है, एंड बेसिस देयर कंसेंट द एक्शन विल बी टेकन। So that is one, and the last one is basis the nature of behavior. So partner by ESOP and partner by holding out. तो ये चार तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। ESOP, आई एम श्योर यू ऑल बी अवेयर ऑफ इट। ठीक है, ESOP बेसिकली ऐसा मतलब एक ऐसा पार्टनर होता है जो पब्लिक में इस तरह से बिहेव करता है कि आई एम अ पार्टनर इनटू दिस बिजनेस। ठीक है, तो उसको पब्लिकली, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई, ठीक है, और मैंने बोला कि अरे वी आर अ पार्टनर, और अभिषेक भी है वहां पे, और मैंने पूरे पब्लिक के सामने बोला, और अभिषेक ने उस समय कुछ भी मना नहीं किया। तो बाय द वर्च्यू ऑफ हिज बिहेवियर ही हैज बिकम अ पार्टनर बाय ईस्टॉपल, सॉरी, पार्टनर बाय ईस्टॉपल। ओके, एंड सेकंड इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. So this is a particular partner of a firm represents that another person is also a partner of the firm, and if such a person does not disclaim a partnership relationship even after claiming that known about it. So for example, same example, मैंने एक कंस्ट्रक्शन फर्म बनाई और मैंने बोला in front of a press conference कि गीता, सीता and myself, we three are the partner in this business. और ये सब कुछ रिलीज हो रहा है और मैंने उन सब का नाम बोला एज अ पार्टनर, और उन दोनों ने कोई भी ऑब्लिगेशंस नहीं दिया कि नहीं नहीं वी आर नॉट पार्टनर एंड यू नो आई एम जस्ट सिटिंग, आई एम जस्ट सपोर्टिंग ज्ञान इन दिस होल बिजनेस एंड ऑल। अगर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, देन दे विल बी हेल्ड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, बिकॉज दे होल्ड आउट माई डिस्क्लेमर टू द प्रेस कि दे आर ऑल्सो अ पार्टनर। ओके सर। तो ये चार तरीके के पार्टनरशिप क्लासिफिकेशन होते हैं, एंड बेसिस दैट जो भी आपके पार्टनर्स होते हैं आप उनसे टर्म्स एंड कंडीशंस इस तरीके से डिस्कस करते हो, एंड बेसिस द डिसाइडेड टर्म्स एंड कंडीशन यू कैन क्लब देम अंडर ईच ऑफ दीज पार्टनरशिप। सो आप कोई भी बिजनेस करते हो, आजकल एक फ्लैट बात होती है कि यार हम दो ये बिजनेस पार्टनर हैं, बट बिजनेस पार्टनर के अंदर उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, उसके ऊपर उसका डिपेंडेंसी, उसका ऑब्लिगेशन, उसके लाइबिलिटी, उसका प्रॉफिट शेयरिंग, ये सारा डिपेंड करता है, और वो पढ़ना और वो जानना बहुत जरूरी है। जस्ट बाय नोइंग कि ये पार्टनर है इस बिजनेस में डजंट मीन कि ही हैज अ इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल से और इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग इन दैट बिजनेस। ओके, सो
पहले ये सारे कंपनी इसी सब का फायदा उठाते थे, बिकॉज पीपल वर नॉट अवेयर कि किस तरीके से पार्टनरशिप होती है, एंड पीपल यूज्ड टू थिंक कि अच्छा पार्टनर है तो ही इज एन इक्वल रिस्पॉन्सिबल। बट फिर कंपनीज ने इन्हीं सब टर्म्स को यूज करते थे, एंड देन दे यूज टू मेक दोज बॉक्सेस कि देखो हमने तो पहले ही लिखा था कि दिस पर्टिकुलर पार्टनर इज प्रोबब्ली जस्ट अ स्लीपिंग पार्टनर, और ही इज जस्ट अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, or he is a partner by limited partner clause, and hence you can't hold him responsible for A, B, C, D, E. So that was the way कंपनीज किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाती है, और जब लोग कोर्ट में क्लेम करते हैं तो वो अपने आप को बचा के निकल भी जाते हैं लोग। तो one needs to know these partnership in much detail before getting into an association with those ones. Okay? ओके सर। अच्छा सर, ये विदाउट ऑफिशियल एग्रीमेंट में काउंट होता है ना एक्चुअली, तभी ऐसा होता है। Sorry, I didn't get you. एक बार फिर से बताओ। सर ये वाला जो था पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, इसमें इवन विदाउट अन ऑफिशियल एग्रीमेंट के पार्टनर को किया जाता है। हाँ, करेक्ट। बट आपको मतलब यू विल बी प्रेजेंट होल्डिंग आउट में। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे मान लो मैं यहाँ पे बैठा और मैंने यहाँ पे रिलीज किया, एंड प्रोबब्ली समवन हु इज सिटिंग इन साउथ, मैं उसका नाम लेके कुछ भी बोल दूं, मैं जब भी उसके बारे में बोलूंगा ही विल बी देयर, बट वो कुछ अपोज नहीं कर रहा है, ही इज एक्सेप्टिंग एवरीथिंग, and hence he is holding out whatever claim, whatever promises I am making on his behalf, he is holding those, hence he is called partner of holding out. ओके सर। Okay, just taking a 2-minute break, guys. ओके सर। ओके सर। The types of partnership, we are coming to classification of companies. ठीक है, सो कंपनीज को आप किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हो? सो अगेन यू कैन आल्सो क्लासिफाई कंपनीज बेस्ड ऑन 4 डिफरेंट पैरामीटर्स। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन समझते हैं सभी कोई? तो इनकॉर्पोरेट जब हुई है, कंपनी जब बनी है, तो वो किस मोड से बनी है कंपनी? सर थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करिएगा क्या, इसका मतलब क्या है, जो भी आप समझाएं। श्योर। सो मोड मतलब आपकी जो कंपनी फॉर्म हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि बेस्ड ऑन मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड अंडर 3 डिफरेंट हेड्स। फर्स्ट इज statutory company, second is registered company, and third is chartered company. अब इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई एक कंपनी है जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्पेशल एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन के अंतर्गत फॉर्म हुई है, समथिंग जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, एयर इंडिया कॉर्पोरेशन। ठीक है, सो बेसिकली जब एक ऐसा वर्टिकल था जिसके अंदर बहुत सारे कंपनीज आ रहे थे और उसको एक ऑटोनमस बॉडी फॉर्म करके उसको एक रेगुलेशन में डालना था, तो उसके लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई और उसको हम स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं, जो उसको होल्ड करती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमारे आते हैं जैसे स्टेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड LIC, एयर इंडिया कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो विद अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, इसके अंतर्गत अगर कोई कंपनी एस्टैब्लिश हुई है। सेकंड, विच इज कॉल्ड अ रजिस्टर्ड कंपनी। सो अगर कंपनी हम कभी भी क्रिएट करते हैं, कोई भी कंपनी जब क्रिएट होती है
तो एक ना कंपनी एक्ट होता है जिसके अंतर्गत उसको आपको एक रजिस्टर कराना होता है, कंपनी की रजिस्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं, कंपनी एक्ट 1956 कहते हैं। तो कोई भी कंपनी अगर हम इंडिया में स्टैब्लिश करते हैं तो हमें उसे कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत उसको रजिस्टर करना होता है। और कोई भी कंपनी जो रजिस्टर हो रखी है, नाउ इट कैन बी कम अंडर रजिस्टर्ड कंपनी। सो मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब मेरा जब वो कंपनी बना, वो किस मोड के अंतर्गत बना है, उसके बेसिस की क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं। 3 तरीके से। पहला स्टैट्यूटरी कंपनी, सेकंड रजिस्टर्ड कंपनी। स्टैट्यूटरी अगर मेरा एक स्पेशल एक्ट के अंदर बना है बाय पार्लियामेंट या फिर स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर पे। सेकंड रजिस्टर्ड कंपनी, अगर मैंने जो कंपनी बनाई है उसको कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर किया है तो वो रजिस्टर्ड कंपनी है। एंड थर्ड इज चार्टर्ड कंपनी। सो अ कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है बेसिस स्पेशल इनकॉर्पोरेशन अंडर, लाइक फॉर एग्जांपल रॉयल चार्टर्ड और मोनार्क, जैसे पहले राजा होते थे, उन लोग ने कंपनी को स्टैब्लिश करवाया। तो उसके अंदर जो कंपनीज होती थी उसको आप चार्टर्ड कंपनीज कहते थे। ठीक है, तो ये पहले हुआ करते थे, बट अब सिंस मोनार्की और ये सब कुछ खत्म हो चुका है इंडिया में, तो अब हमारे पास कोई भी चार्टर्ड कंपनीज इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, ऑल द कंपनीज हैज बीन टर्न इनटू रजिस्टर्ड कंपनीज ओनली। Okay, now the second kind of classification of companies is based on liability. So again, three kind of classification. First is unlimited company, second is a limited by guarantee, and third is limited by share. ठीक है, अनलिमिटेड कंपनीज क्या होता है? अ कंपनी इन विच द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज अनलिमिटेड। ठीक है, जो मेंबर्स है उसके ऊपर जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। तो उसमें क्या होता है कि जब वो कंपनी वाइंड अप कर रही है, जैसे मान लो वो कंपनी लॉस सफर की और कंपनी बंद हो रही है, तो उस समय उसके जितने भी आउटस्टैंडिंग है वो सारा अमाउंट जो है उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पे करना पड़ता है, चाहे वो अपने पर्सनल सेविंग से पे करे या फिर उनको अपना पर्सनल एसेट्स जैसे घर हो गया, गाड़ी हो गई, वो बेच कर देना पड़े। तो दिस इज कॉल्ड अ लिमिटेड कंपनी, सॉरी अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, सेकेंड इज लिमिटेड बाय गारंटी, विच इज दिस लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, हम लोग ये तीनों किसके अंदर पढ़ रहे हैं? टाइप ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बेसिस पे कंपनी को आप 3 तरह से डिवाइड करते हो। सो सेकेंड इज लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें क्या होता है लिमिटेड बाय गारंटी में कि जो मेंबर्स होते हैं ना, उन लोग कुछ अपना गारंटी देते हैं फॉर द डेट ऑफ द कंपनी। ठीक है, ताकि उसके लॉस को, उसके ऑपरेशंस को आप एक सर्टेन लिमिट तक गारंटी लेते हो आप उसका। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी में लिमिटेड मेंबर हूं बाय गारंटी, तो मैंने उसके कुछ शेयर लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5% शेयर है, उस 5% शेयर के अगेंस्ट मैंने अपने घर को का गारंटी दिया हुआ है, मैंने अपने घर के पेपर्स दिए हुए हैं, एंड हेंस आई हैव गॉट दैट 5% शेयर। सो आई हैव गिवन अ गारंटी अगेंस्ट दैट शेयर। ठीक है, तो ये ऐसी कंपनी है जिसका 100% शेयर है और 100% is amongst their stakeholders, but every stakeholder has given some guarantee against that shareholding। जो भी उन्होंने शेयर होल्डिंग रखा है अपने पास, उसके अगेंस्ट उन्होंने कुछ गारंटी दिया हुआ है, एंड हेंस दे हैव गॉट दैट शेयर्स। ओके, एंड द थर्ड इज लिमिटेड बाय शेयर। लिमिटेड बाय शेयर में क्या होता है कि यहां पे जो कंपनी है वो अपने शेयर के थ्रू लिमिट रहती है, मतलब इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है, तो जितने भी शेयर होल्डर हैं उसके, दे कैन बी कॉल्ड टू पे द अनपेड ड्यूज, और जो भी उनकी लाइबिलिटी है उसके ऊपर। ठीक है, बट दे कैन बी जस्ट कॉल्ड, बट उसमें मैं उनको फोर्स नहीं कर सकता कि आपका जो घर है उसको बेच के आप इस कंपनी के ड्यूज को पूरा करो।
या आपका जो गाड़ी है उसको बेच के इस कंपनी के ड्यूज को पूरा करो। बेसिकली आपने एक पैसा दिया, उस पैसे के अगेंस्ट आपको वो शेयर दे दिया गया। और ये सबसे जेनरिक क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज होती है अक्रॉस इंडिया, जिसको हम लिमिटेड बाय शेयर कहते हैं। और शेयर मार्केट में हम लोग जो शेयर लेते हैं वो इसी की चीज होती है। जब हम ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट में, मैं जाता हूं, मैंने टाटा के शेयर्स, मैंने 1 लाख रुपए दिए और मैंने प्रोबली 500 शेयर ले लिए टाटा के। अब उस 500 शेयर का ओनर मैं हो गया हूं, ठीक है। तो बट मैंने उसके अगेंस्ट एक पैसा दिया है। अगर कंपनी लॉस में जाती है और कंपनी सम अप हो रही है, तो मेरे वो शेयर ले लेंगे वो। बट वो मेरे को ये नहीं बोलेंगे कि कंपनी लॉस में है, ज्ञान आप अपना घर को डाइल्यूट करो और पैसे दो, ताकि कंपनी अपने डेट को अपने कंज्यूमर को या फिर अपने स्टेक होल्डर्स को पे कर सके। दे कांट फोर्स मी, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन कंपनीज कम अंडर दिस कैटेगरी। ओके सर। ठीक है। देन बेस्ड ऑन द कैटेगरी ऑफ स्टेक होल्डर्स, सॉरी शेयर होल्डर्स, so private limited company, public limited company and government company. I'm sure everyone knows private limited companies. A private limited company means a company by which restricts the rights to transfer its share, limits the number of its members to 50. ये याद रख लेना, अगर एग्जाम में आएगा कि हाउ विल यू क्लासिफाई कंपनीज बेस्ड ऑन द ओनरशिप, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज में। तो बेस्ड ऑन ओनरशिप यू विल से यू कैन क्लासिफाई देम बेसिस 3 डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, सेकंड इज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज एंड थर्ड इज गवर्नमेंट कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में उनके क्या फीचर्स हैं? तो रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, सेकंड इज लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 50, तो 50 से ऊपर नहीं होंगे, and prohibits the invitation to the public. पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो होती है, प्राइवेट लिमिटेड तुम समझ गए ना, 50 से ऊपर मेंबर्स नहीं हो सकते। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में हमारे पास कोई लिमिट नहीं होता। यू कैन हैव 100, यू कैन हैव 10,000, यू कैन हैव 1 लाख, यू कैन हैव 1 करोड़ मेंबर्स ऑल्सो, ठीक है। सो देयर इज नो लिमिट। ये देखो, the minimum number of shareholder is 7, but there is no upper limit, no limit to the maximum number of members. So minimum you have to be 7, but maximum it can be anything. And hence हम बोलते हैं पब्लिक लिस्ट हो गई है कंपनी जब शेयर उसके ओपन हो जाते हैं। जब शेयर ओपन हो जाते हैं तो राइट ऑफ द शेयर होल्डर टू ट्रांसफर हिज शेयर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। जब वो प्राइवेट लिमिटेड है तो उसके राइट लिमिट होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट लिमिट में मेरे पास शेयर है, मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया, आई कांट डू इट। बट पब्लिक में मैं उस शेयर को ट्रांसफर कर सकता हूं टू अदर पीपल बाय, अगर उसने मुझे पैसे दिए, मैंने उसको वो शेयर दे दिए। ओके सर। ठीक है। ओके सर। एंड थर्ड इज द गवर्नमेंट कंपनी। वी ऑल नो कि गवर्नमेंट कंपनी में 51% और अबव गवर्नमेंट का स्टेक होना चाहिए, तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। मतलब गवर्नमेंट एज इन लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो, बट इट हैज टू बी मोर देन 51 एंड अबव। अगर 51 से कम का गवर्नमेंट का स्टेक है तो देन इट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी। ओके सर। ठीक है। एंड द लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज इज बेसिस द jurisdiction. So one is called a national companies and another is called a multinational. मल्टीनेशनल। जुरिडिक्शन बेसिकली कि जहां पे वो ऑपरेशन कर रही है। अब अगर कोई एक कंपनी है जो इंडिया के अंदर ही है, केवल यहीं पे मैन्युफैक्चर कर रही है, यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, यहीं पे कंज्यूम कर रही है, तो इट्स कॉल्ड अ नेशनल कंपनी। बट कोई एक कंपनी है जो अपनी कंट्री से बाहर तक एक्सटेंड की हुई है इन टर्म्स ऑफ either manufacturing or supply chain or consumer or export, then it's called a multinational companies. ठीक है। हम लोग Yes, आजकल sir. बात करते हैं ना, आप मल्टी एमएनसी में
काम करते हो या फिर नेशनल कंपनीज में. MNC is multinational company, and then national companies which is restricted within the national geography. Okay, so these were the 4 different classification of companies. So majorly आपका unit 2 is all about these 2 things. One is यहाँ पे हमने इनकी बात करी थी पार्टनरशिप की, यस सर. और दूसरी हमने बात करी टाइप ऑफ कंपनीज की यस क्लासिफिकेशन. यस सर. Any question, any doubt? I'm giving a नो minute. सर. सर अच्छी तरीके से समझ में आ गया. No, sir, no doubt. Good. देखो ये जो यूनिट 3 है, इसमें भी मोर अभी हमने स्टार्टिंग में वहां पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, सर सब एक पार्टनरशिप, दूसरे से जॉइंट ही हैं वैसे. जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है, तो हमने पहले 3 तो पढ़ लिए. कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है ना, बेसिकली ये एक कंपनी फॉर्म होती है विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग नो बिजनेस. नो मतलब ये पैसे कमाने के लिए फॉर्म नहीं होती है, बट एक सेट ऑफ पीपल हु कम टुगेदर फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन गोल, उसके लिए फॉर्म होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी. जैसे आप देखोगे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, CGHS कहते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी, तो वो एक कोऑपरेटिव हाँ हाउसिंग सोसाइटी. तो जैसे लिस्ट ऑफ पीपल, लाइक फॉर एग्जांपल 1000 लोग साथ में आते हैं, एक प्लॉट लेते हैं और घर बनाते हैं, और उसको कुछ भी कह सकते हैं, विमल CGHS. ठीक है, सो पीपल हु आर कमिंग टुगेदर हैव क्रिएटेड दैट सोसाइटी इन ऑर्डर टू ड्राइव कि मेरे को एक घर बनाना है रहने के लिए, बट वो किसी प्रॉफिट के लिए नहीं बनता है. तो जब भी हम ये बोलते हैं तो वो प्रॉफिट के लिए कभी भी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं होता है. असाइनमेंट की डेट एक्सटेंड हो गई ना. या यू गाइस, सॉरी सर असाइनमेंट की डेट एक्सटेंड हो गई ना. 10 नवंबर हो गई शायद सर. यार, यू विल हैव, मतलब वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा. सर मेल आया था मेरे पास. हाँ, तो वहां से अगर आया हो तो आई वुड नॉट हैव दैट इंफॉर्मेशन. यार ठीक है. एंड टुडे तो वी जस्ट गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू ईच अदर, एंड आई थिंक आप लोग की अब 2 बजे से कोई दूसरी क्लास होगी. यस सर, इंग्लिश सर की है. तो आई एम सर जस्ट किस लिंक पे है? मे बी इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेक मोर. ओके, सर कौन सी लिंक पे है इंग्लिश क्लास? you will have to check your mail and the Is it- communication from the organization. इसी लिंक पे आएगी भाई. मॉर्निंग से वैसे तो खैर इसी लिंक पे ही बार बार शिफ्ट हो रही हैं वैसे तो खैर. अच्छा भाई. सर अटेंडेंस कब लगेगी? टीचर्स चेंज होंगे और कुछ सर अटेंडेंस भी जरूरी है इसमें सर. अभी जो क्लास हुई इसकी ना, यस Yes सर. sir, attendance. आप लोगों ने लिख दिया है ना इसमें मैसेज में, Yes sir. एवरीवन. अगर किसी No. ने नहीं लिखा है तो प्लीज लिख दो. सर एक मिनट लिख देता हूँ. अपना नाम और अपना एनरोलमेंट नंबर 2 चीज डाल दो, एंड आई विल मेक द अटेंडेंस, आई विल मार्क द अटेंडेंस एट माय एंड. सर अभी एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा, तो अभी आ नहीं रहा है. दोबारा से डाल दूं क्या? डाल दो, चैट पे डाल दो. ओके सर, ओके. एंड ओके गाइस, फिर नेक्स्ट क्लास इको की क्लास जब होगी तो उसमें मिलते हैं. सर एक मिनट में डाल दो अपना.